नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। मानसून की ज़ोरदार दस्तक के साथ मुंबई रिहायशियों की मुसीबत बढ़ने लगी है। चाशुंबे के रोज़ दिन भर हुई बारिश के बाद देर रात मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इसका मलबा पास के घर पर गिरा और जुमला 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 43 साल के मोहम्मद रफ़ी के खानदान के 9 अरकान शामिल हैं। हादसे में जख्मी हुए 8 लोगों में 3 की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। रफ़ी अब इस हादसे के बाद अपनों की निशानियों को इस मलबे में तलाश रहे हैं। रफ़ी बताते हैं कि रात करीब 10 बजे वो दूध लाने के लिए बाहर गए थे। कुछ देर बाद लौटे तो इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी थी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर धूल के गुबार के बीच मलबा हटाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाफ़ी रही और सुबह होते होते उनके ख़ानदान के 9 लोगों की लाशें उनकी आंखों के सामने थी। रफ़ी के ख़ानदान के जिन 9 लोगों की मौत हुई उनमें उनकी बीवी, भाई भाभी और उनके 6 बच्चे थे। रफ़ी का एक भतीजा तो सिर्फ 1.5 साल का था। बदहवास हाल में वो पूरी रात वहीं बैठे रहे और अपनी आंखों के सामने अपनों की लाशों को बाहर निकलते देखते रहे। उन्होंने बताया कि हमें नहीं लगता था कि इमारत कमज़ोर हो चुकी है, नहीं तो हम इसे पहले ही छोड़ देते। रफ़ी और उनके भाई पूरे ख़ानदान के साथ इमारत के तीसरे फ्लोर पर छोटे छोटे 3 कमरों में रहते थे। इस इमारत में 3 से 4 ख़ानदान रहते थे। हालांकि 2 ख़ानदान कुछ दिन पहले ही यहाँ से दूसरी जगह चले गए थे। BMC ज़राए की माने तो अब्दुल हमीद रोड पर न्यू कलेक्टर कंपाउंड में बनी ये इमारत चाशुंबे को हुई बारिश से पहले ताउते तूफान के दौरान ही कमज़ोर हो गई थी। BMC की टीम ने कुछ दिन पहले सैकड़ों इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर 21 इमारतों को खतरनाक डिक्लेयर किया था। हालांकि उस लिस्ट में ये इमारत नहीं थी। इसका भी ऑडिट हुआ होता तो आज एक बड़ा हादसा टल जाता। बीजेपी कायद राम कदम इस हादसे के लिए शिवसेना को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हादसा शिवसेना के जेर कंट्रोल BMC की लापरवाही की वजह से हुआ। यह हादसा नहीं, कत्ल है। हादसे के बाद मुतासरीन को मरहम लगाने के लिए हुकूमत ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। CM उद्धव ठाकरे भी बेटे के साथ मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल जख्मियों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे, जहां रोते हुए जख्मियों ने अपना हाल उन्हें बताया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में खातून ने अपनी 5 बेटियों के साथ चाशुंबा देर रात ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। सभी की लाशें जुमेरात की सुबह रेलवे ट्रैक पर 50 मीटर दूर तक बिखरी पड़ी मिली। मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 10 से 18 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि शराबी शोहर से झगड़ा होने के बाद खातून ने ऐसा कदम उठाया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक जिले के इमली भांटा नहर पुलिया के पास जुमेरात सुबह लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लाशें पड़ी देखी तो पुलिस को इसकी इत्तला दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे को भी इसकी जानकारी दी गई और ट्रेनों की आमद और रफ्त को रोका गया। भीमचा के रहने वाली खातून उमा साहू, जिनकी उम्र 45 साल है, उनका शौहर केजराम शराब पीने का आदी है। वो चाशुंबे की शाम को भी शराब पीकर घर पहुंचा तो शौहर और बीवी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उमा शाम करीब 7:30 बजे अपने 5 बेटियों के साथ अन्नपूर्णा, यशोदा, भूमिका, कुमकुम और तुलसी को लेकर घर से निकल गई। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं था। बताया जा रहा है कि रात करीब 9:30 बजे लिंक एक्सप्रेस के सामने सभी ने एक साथ कूदकर जान दे दी। पुलिस का कहना है कि यह वाकया देर रात हुआ होगा। खातून और 3 लड़कियों की लाशें थोड़ी दूरी पर मिली, जबकि 2 दीगर लड़कियों की लाशें ट्रैक पर आगे पड़ी मिली।
लाशों के साथ उनकी चप्पलें भी दूर तक बिखरी हुई थी। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, जिसके बाद खातून और उसकी बेटियों की पहचान हो गई। 3 मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ चल रहे किसानों के मुज़ाहरों को 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं और इन 200 रोज़ के दौरान तकरीबन 500 किसानों की जानें चली गई हैं। इसके साथ ही 40 किसानों की तंजीमों के इत्तेहाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी हुकूमत के ज़रिए जो खरीफ की पैदावार की खरीदने की नई कीमतों का ऐलान किया है उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोर्चे ने खरीफ की नई MSP को भी एक जुमला करार देते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इसका रवैया किसान मुखालिफ है। मोर्चे ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन ने MSP तय करने के जिस तरीक़ेकार की सिफारिश की थी उस पर अमल ना करते हुए हुकूमत ने पुराने तरीके पर ही अमल किया। वाज़ेह है कि बीजेपी ने साल 2014 में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को लागू करने का वादा किया था। मरकजी हुकूमत ने धान की पैदावार की कम से कम खरीद की कीमत यानी MSP में सिर्फ 72 रुपये का इजाफा किया, जो गुज़िश्ता साल की कीमत 1868 से बढ़कर 1940 हो गई, जबकि बढ़ाने की कीमत जिस कीमत की सिफारिश की गई थी वो 452 फी क्विंटल और उड़द और तुअल की दाल की कीमतों में 300 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब हुकूमत के 2 महकमों के माबीन इख्तलाफात को उजागर करते हुए संयुक्त मोर्चा ने कहा कि नीति आयोग में ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन रमेश चंद ने कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत बहाल हो सकती है जब किसान क़वानीन में खामियों के बारे में वजाहत से बताएं, जबकि मरकजी वज़ीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत जभी दोबारा शुरू हो सकती है जब किसान मुतबादिल पेशकश के साथ सामने आए। सियासी उठापटक के बीच जुमेरात के रोज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज दोपहर 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचे और इसके बाद सीधे वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से भी मिले। कल सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। वहीं 5 बजे अनुप्रिया पटेल ने शाह से मुलाकात की। योगी के दिल्ली में होने के चलते यूपी सदन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सदन के चारों तरफ CRPF के जवानों की तादाद 4 गुनी की गई है। साबिक मरकजी वजीर जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के फौरी बाद योगी के दिल्ली जाने से सियासी गलियारों में कई तरह की बहस शुरू हो गई है। बताया जाता है कि योगी मोदी अमित शाह और नड्डा से मिलकर उनकी वजारत में तौसी और अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बातचीत कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और रियासत के इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश में तंजीम और हुकूमत के कामकाज का जायजा लिया था। कई वज़रा से मुलाकात करके उनकी नाराज़गी जानी थी। तंजीम से जुड़े कायदीन और वर्कर्स से भी मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट 5 और 6 जून को दिल्ली में हुए इजलास में कौमी सदर JP नड्डा से शेयर की थी। फिर नड्डा और BL संतोष इस रिपोर्ट को लेकर PM मोदी के पास पहुंचे थे। उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस की अंदरूनी कला को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इस बीच पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद जैसा कदम उठाने यानी बीजेपी में जाने की बात से साफ इनकार कर दिया है। सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि ऐसा उनके मरने के बाद ही हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप अगर उनसे पार्टी छोड़ने को कहे तो वो इस बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। हालांकि सिब्बल ने जितिन के फैसले को तो प्रसाद राम पॉलिटिक्स बताया। उनका कहना है कि ये आइडियोलॉजीज के चलते नहीं बल्कि जाती फायदे के लिए लिया गया फैसला है। लेकिन सिब्बल ने एक तीर से 2 निशाने साधते हुए एक बार फिर पार्टी आलाकमान को मैसेज दिया कि अब उनकी बात सुनने का वक्त है। सिब्बल का ये कमेंट इसलिए मायने रखता है क्योंकि सिब्बल कांग्रेस के उन 23 सीनियर लीडर्स यानी G23 में शामिल है जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत पर जोर दिया था। इन कायदीन में जितिन प्रसाद भी शामिल थे। ऐसे में प्रसाद के बीजेपी में जाने से ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या कांग्रेस के नाराज G23 में से कोई और भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस में सुधारों की सख्त जरूरत है और पार्टी लीडरशिप को अब सुनना होगा। ये समझ से परे था कि जितिन प्रसाद जैसा शख्स बीजेपी में शामिल होगा। अगर मुद्दों का हल होने के बावजूद किसी को लगता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो चला जाएगा।
सियासी पार्टियों को कॉरपोरेट और इंडिविजुअल से डोनेशन मिलने के मामले में बीजेपी लगातार 7वें साल टॉप पर रही है। 2019-20 में बीजेपी को डोनेशन से 750 करोड़ रुपए मिले थे। यह रकम कांग्रेस को मिले डोनेशन जो 139 करोड़ रुपए है उसके मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी है जिसे 59 करोड़ रुपए मिले। इस दौरान सीपीएम को डोनेशन से 19 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल को 8 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं सीपीआई को 1 करोड़ 90 लाख रुपए का चंदा मिला था। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट दी है। बीजेपी के जो अहम डोनर्स है उसमें बीजेपी एमपी राजीव चंद्रशेखर की जुपिटर कैपिटल्स, आईटीसी ग्रुप, माइक्रोटेक डेवलपर्स जो लोडा डेवलपर्स के नाम से भी जाना जाता है, बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, द प्रूडेंट इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट और जन कल्याण इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट इनमें शामिल हैं। आज साल का पहला सूरज ग्रहण मुकम्मल हो चुका है। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में देखा गया। हिंदुस्तान में सूरज ग्रहण पहले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। इस दिन 148 साल बाद शनि यानी एक हिंदुओं में ये बिलीव होती है शनि जयंती, वो भी मनाई गई। इससे पहले शनि जयंती सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 को हुआ था। वेबसाइट टाइम एंड डेट के मुताबिक ये हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:42 से शुरू हुआ। यह सूरज ग्रहण 6:41 तक रहा। यानी हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण की टोटल जो ड्यूरेशन है वो करीब 5 घंटे की रही। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो नासा ने रिकॉर्ड की है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़े सभी जरूरी फैसले लेने वाली काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल का इजलास 12 जून को होने जा रहा है। इस इजलास में कोविड से जुड़े जरूरी सामान और ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स की रेट्स में कटौती पर फैसला होने की उम्मीद है। ओहदेदारों ने जानकारी दी है। इससे पहले 28 मई को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पीपीई किट, मास्क और वैक्सीन जैसे कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की शरहें तय करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाने का फैसला हुआ था। इससे अगले ही दिन यानी 29 मई को 8 वुज़रा के ग्रुप को तश्कील दिया गया था। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा को इस जीओएम का कन्वीनर बनाया गया था। इस जीओएम को 7 जून को अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी। ओहदेदारों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 12 जून को होगी। इसमें जीओएम की रिपोर्ट की बुनियाद पर टैक्स में कटौती पर गौर किया जाएगा। जीओएम में शामिल कई रियासतों के वुज़राए फाइनेंस ने कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की शरहों में कटौती की वकालत की है।
इस जीओएम के अराकीन और उत्तर प्रदेश के वजीर फाइनेंस सुरेश कुमार खन्ना ने बताया, कहा कि वो मरीजों की सहूलत के लिए कोविड से जुड़े सामान पर टैक्स कटौती के हक में है, लेकिन टैक्स रेट को लेकर जीएसटी काउंसिल का फैसला काबिल कबूल होगा। जिन सामानों पर टैक्स में कटौती या छूट दी जा सकती है उनमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ऑक्सीजन थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट जैसे कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, N95 और सर्जिकल मास्क, टेम्परेचर थर्मोमीटर। इसके अलावा जीओएम को कोविड की वैक्सीन, कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ड्रग, मेडिसिन और कोविड की जांच में इस्तेमाल होने वाली टेस्टिंग किट पर टैक्स के रेट्स को लेकर भी रिपोर्ट देनी थी। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,15,536 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 13,755 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। सबसे ज्यादा मामले अब भी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। यहां चारशंबे के रोज 4,15,000 नए केसेस आए और 6,138 लोगों की मौत हुई। उधर कोरोना वैक्सीन, जरूरी दवाओं और डिवाइसों से पेटेंट हटाने के मामले पर बहस के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अराकीन राजी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहस फास्ट ट्रैक मोड में चलेगी। डब्ल्यूटीओ की एक अहम मीटिंग में इस मुद्दे पर बहस होगी। इस दौरान हिंदुस्तान ने तजवीज़ दी है कि मामले में तफसील से बहस होनी चाहिए। इसकी शुरुआत अगले हफ्ते से की जानी चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जुलाई तक किसी रिजल्ट तक पहुंच सके। ब्रिटेन को अनलॉक हुए 23 दिन हो चुके हैं और अब वहां कोरोना के नए केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन में चारशंबे के रोज 103 दिन बाद कोरोना के रिकॉर्ड 7,540 नए केसेस मिले हैं। इससे पहले 26 फरवरी को 7,401 केसेस मिले थे। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा तेज हो गया है। हालांकि लॉकडाउन पर अभी एक तजस्सुस बरकरार है। लॉकडाउन तभी लगेगा जब 21 जून तक लगातार केसेस बढ़ेंगे। वहीं इंडोनेशिया में भी केसेस बढ़ने की खबर आ रही है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अमवात का बढ़ता आंकड़ा तशवीश का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान में 93,883 नए मुतासरीन मिले और 6,139 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में जान गंवाने वाले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 मई को 4,529 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। हालांकि बीते दिन नए मुतासरीन के 68% मामले महाराष्ट्र समेत सिर्फ 5 रियासतों में आए। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 17,321 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद केरल में 16,204, महाराष्ट्र में 10,989, कर्नाटका में 10,959 और आंध्र प्रदेश में 8,766 मामले सामने आए। रिकवरी की बात करें तो बीते दिन 1,49,022 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे लोगों की तादाद में 61,372 की कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में अब 11,65,000 एक्टिव केसेस है। मौत के आंकड़ों की फिर बात करें तो मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे वजह है बिहार में बीते दिन कोरोना से हुई अमवात के आंकड़ों का अपडेट किया जाना। रियासत में 7 जून तक अमवात का कुल आंकड़ा 5,448 बताया जा रहा था, जो अब बढ़कर 9,429 हो गया। वजारत सेहत के मुताबिक बीते दिन अमवात के आंकड़ों में 3,951 मौतें जोड़ी गई हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हुई, कुछ की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हो गई और कई लोगों की कोरोना से ठीक होने के बाद मौत हो गई। जांच के बाद ऐसे कई मामलों को जोड़ा गया। इस वजह से बिहार में मौत के आंकड़ों में 72% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के रोज करीब 29 लाख डोज लगाए जा रहे हैं और अब तक 24 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं। ये सब कुछ जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो भी मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी आने में 1.5 साल लग जाएंगे। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में तारीख का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के मुताबिक 178 मुल्कों में 219 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं। अभी दुनिया में रोज करीब 3 करोड़ 54 लाख लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। चाइना में रोजाना 1 करोड़ 89 लाख टीके लगाकर अव्वल नंबर पर बना हुआ है। वो अपने लोगों को अब तक 80 करोड़ डोज लगा चुका है। इस मामले में दूसरे पायदान पर हिंदुस्तान है। यह आंकड़ा अहम है क्योंकि इससे ही हर्ड इम्यूनिटी की उम्मीद बंधी है। हिंदुस्तान की टॉप वैक्सीन
साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर लें, तब इन्फेक्शन के नए नंबर घटेंगे। इसे पाने के दो ही तरीके हैं, पहला नेचुरल इन्फेक्शन और दूसरा वैक्सीनेशन। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 75 से 80% लोगों में एंटीबॉडी बनना जरूरी है। वैक्सीनेशन के जरिए हम ये टारगेट जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से हिंदुस्तान को 75% वैक्सीनेशन तक पहुंचने में 20 महीने लग जाएंगे। वहीं हुकूमत का टारगेट इस आंकड़े तक दिसंबर तक पहुंचना है। चीन भले ही 80 करोड़ के आसपास आबादी को वैक्सीनेट करने का दावा करता है, लेकिन उसके आंकड़ों पर आलमी बिरादरी को भरोसा नहीं है। दरअसल वो पॉजिटिव केसेस के आंकड़ों को शेयर नहीं करता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट ओवरऑल आवर वर्ल्ड इन डेटा के तहत भी वैक्सीनेशन से जुड़े आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुतासिर होने की खबरों के बीच दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक स्टडी की है। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में इन्फेक्शन के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना का ये स्ट्रेन वैक्सीन की सिंगल या डबल डोज लगवा चुके लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि ज्यादातर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे अलामत दिखे, किसी को भी संगीन बीमारियों से जूझना नहीं पड़ा। एम्स ने स्टडी में 63 लोगों को शामिल किया जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। इनमें 36 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस ली थी और 27 लोगों ने सिर्फ एक डोज ली थी। इनमें 10 लोगों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और 53 को कोवैक्सीन लगाई गई थी। एम्स के मुताबिक स्टडी में शामिल लोगों में 51 मर्द और 22 खवातीन थी। स्टडी में पाया गया कि ये सभी 63 लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मुतासिर तो हो गए, लेकिन इनमें एक की भी मौत नहीं हुई। इनमें से ज्यादातर लोगों को 5 से 7 दिनों तक बहुत ज्यादा बुखार रहा। स्टडी में सामने आया कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लेने वाले 63% लोगों को डेल्टा वेरिएंट ने मुतासिर किया था, जबकि एक डोज लेने वाले 77% लोगों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पाया गया। एम्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों की रूटीन टेस्टिंग के लिए जमा किए गए नमूनों को ही स्टडी किया गया था। इसमें बहुत ज्यादा बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सिर दर्द के मसला पाया गया था। हालांकि इस स्टडी की अब तक रिव्यू नहीं किया गया है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च के दौरान सभी मरीजों में वायरल लोड काफी ज्यादा था, फिर चाहे उन्होंने वैक्सीन का सिंगल डोज लिया हो या दोनों डोज। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन लगवाने वालों में वायरल लोड का लेवल काफी ज्यादा पाया गया था। कांग्रेस कायद और वायनाड से एमपी राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज वैक्सीनेशन से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर शख्स को टीका मिलना चाहिए। जिंदगी जीने का इख्तियार उन्हें भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। पिछले महीने राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए वजीर आजम की नौटंकी जिम्मेदार है। वो कोरोना को समझ ही नहीं पाए। मुल्क में जो डेथ रेट बताई जा रही है वो झूठ है। हुकूमत को सच बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना से निपटने के लिए 4 तरीके, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन में से किसी भी हुकूमत के लिए 70 से 80% लोगों को टीका लगवाना सबसे सही बात है। लेकिन हुकूमत ये अंदाज़ा लगाने में ही नाकाम हो गई कि कितने लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, वैक्सीन के कितने डोज का ऑर्डर देना होगा, मुल्क की अपनी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी कितनी होगी, कितने वैक्सीन बाहर से मंगवानी होंगी और ये ऑर्डर कौन देगा। एलोपैथी तरीके इलाज के खिलाफ तबसरा करके तनाज़ात का सामना कर रहे बाबा रामदेव ने अब कोरोना टीकाकारी से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे डॉक्टर देवदूत यानी फरिश्ते के बराबर होते हैं और बहुत जल्द वो खुद कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही बाबा रामदेव ने लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। रामदेव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए योगा और आयुर्वेद के साथ ही टीका लेना भी ज़रूरी है। अपने नए बयान में बाबा रामदेव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो योगा और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें। योगा कोरोना से होने वाली पेचीदगियों से लोगों को बचाता है, ये बीमारियों के खिलाफ ढाल का काम करता है। बाबा रामदेव ने इस दौरान तबसरा करते हुए कहा कि किसी भी तंजीम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सभी अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे गए फरिश्ते हैं।
वाज़ेह रहे कि इससे कबल बाबा रामदेव ने एलोपैथी तरीके इलाज को लेकर मुतनाज़िया बयान दिया था। उन्होंने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल कुछ दवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी दवाएं लेने की वजह से लाखों लोग मर गए। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। IMA की जानिब से उन्हें नोटिस भी भेजा गया था। अलावाजी मरकजी वजीर सेहत की मुदाखलत पर बाबा रामदेव ने अपने बयान पर माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर से कई बयान देकर उन्होंने एलोपैथी पर सवाल उठाए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने एक साल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ की कमाई की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता साल 6 जून से रवां साल 6 जून तक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 16 रुपये फी लीटर का इजाफा करके 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हासिल किया। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट में कहा कि जब मुल्क मुश्किलात का शिकार था, लोगों को माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा था, तब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 2.5 लाख करोड़ कमाए। इससे आम लोगों को क्या हासिल हुआ? एक साल में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का मवाजना करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 6 जून 2020 को पेट्रोल की फी लीटर कीमत 71 रुपये और डीजल की कीमत 69 रुपये थी, जबकि 6 जून 2021 को पेट्रोल की कीमत 95 रुपये और डीजल की कीमत 85 रुपये फी लीटर हो गई। घरों की कीमतों में लगातार गिरावट से 2021 की पहली तिमाही में होम प्राइस इंडेक्स में शामिल सभी मुल्कों में हिंदुस्तान 55वें मकाम पर आ गया है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइक फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही में हिंदुस्तान का मकाम 43वां था। इस लिहाज से हिंदुस्तान 12 पायदान फिसल गया। इंडेक्स में दुनिया भर के 56 मुल्कों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना की बुनियाद पर घरों की कीमतें 1.6% घटी हैं। वहीं 2020 की तीसरी तिमाही से 2021 की पहली तिमाही के बीच में घरों की कीमत 0.6% बढ़ी। इस तरह 2020 की चौथी तिमाही से 2021 की पहली तिमाही के दौरान घरों की कीमतें 1.4% ही बढ़ी हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबवी में आइमा और मौज़िन हजरात की इंतजामिया के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को उनके ओहदों से सुबुकदोश किया है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह आला के सेक्रेटरी को दोनों ओहदों का इजाफी चार्ज दिया गया। उन्हें इदारे की तंजीम नौ का भी काम सुपुर्द किया गया। डॉक्टर अल सुदैस ने इस मौके पर पॉलिसी 2024 में के बयान में कहा कि तरक्याती प्रोग्राम के मुताबिक तरक्याती अमल में किसी की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि सब मतलूबा तरीके से ड्यूटी दें, काम में संजीदगी का मुजाहरा करें और लापरवाही को करीब ना फटकने दें। याद रखें कि कोताही और लापरवाही बरतने वालों का एहतिसाब होगा और उनके खिलाफ तमाम ज़रूरी कार्रवाई होगी। बाखबर ज़राए का कहना है कि चारशुमे के रोज़ मस्जिद नबवी में फजर की नमाज 45 मिनट देर से शुरू करने और इस सिलसिले में लापरवाही बरतने पर दोनों ओहदेदारों को मुलाजिमत से बर्खास्त किया गया। अब एक दिलचस्प खबर हम आपको दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका के गोटेंग सूबे की एक खातून ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खातून का नाम गोसेम थमारा सिथेले है। गोसेम ने 7 जून को 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। इसके साथ 37 साल की गोसेम ने माली की रहने वाली हलीमा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हलीमा ने पिछले महीने मोरक्को में 9 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गोसेम के पहले ही 6 साल के जुड़वा बच्चे हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत में डॉक्टर्स ने 6 बच्चों की तस्दीक की थी। कुछ वक्त बाद हुई जांच में सामने आया कि उसके पेट में 8 बच्चे हैं, लेकिन डिलीवरी के दौरान 10 बच्चों का जन्म हुआ। गोसेम कहती हैं कि 2 बच्चे ट्यूब के गलत हिस्से में थे, इसलिए शुरुआती जांच के दौरान दिखाई नहीं दिए थे। वहीं साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने आज एक बयान जारी करके कहा कि वो इस दावे की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई इस खातून ने 10 बच्चों को जन्म दिया है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड की टीमें 18 जून से साउथहैम्पटन में पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होगी। मैच न्यूट्रल वेन्यू पर है, यानी दोनों टीमें घर से बाहर खेल रही हैं। ऐसे में उस टीम को एडवांटेज रहेगा जिसका हाल फिलहाल घर से बाहर बेहतर मुजाहरा हो। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन टीमों में पिछले 2 साल में यानी 2019 से अब तक अपने घर से बाहर कैसा परफॉर्म किया। टीम इंडिया साल 2019 की शुरुआत से अब तक बैरून मुल्क में 3 टीमों के खिलाफ उनके मुल्क में टेस्ट सीरीज जीत चुकी है। इन 3
सीरीज में जुमला 8 टेस्ट खेले गए, जिसमें टीम इंडिया को 4 में जीत मिली। यानी एनालिस्ट मानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का पलड़ा काफी भारी है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की काफी अहल है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।